गौरीपुर नामक गांव में गायत्री नाम की महिला अपने बेटे हरीश के साथ एक होटल चला रही थी। किशन नाम का शख्स उनके होटल के सामने मटन की दुकान चला रहा था। एक दिन उस गांव का सरपंच मटन की दुकान पर गया। और बताओ किशन, कैसे हो? तुम्हारी दुकान का मटन खाए कई दिन हो गए। तब किशन ने अपनी बगल खड़ी पत्नी से कहा, सरपंच साहब के लिए किलो मटन ले आओ। अरे किशन, तुम्हारी पत्नी तो बहुत गुस्से में है। क्या तुम उसे घर पर पैसे नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे हैं प्रधान जी? चवन्ने अठन्ने दे रहे हैं ना। वो इन सिक्कों की एक बड़ी गठरी कमा रहा है और मुझे दे रहा है। वहाँ देखिए, हमारे सामने होटल चलाने वाली गायत्री हमसे ज्यादा कमा रही है। ओ, तुम्हारी नजर उस गायत्री पर है। देखो कमला, उसका पति नहीं है। गायत्री अपने बेटे के साथ एक छोटा सा होटल चला रही है। और दूसरी बात ये कि ये इस गांव का एकमात्र होटल है। उनके होटल में दूर दूर से लोग खाना खाने आते हैं। हमें वो होटल चाहिए। अगर आप हमें वो होटल दिलाते हैं तो हम आपको हर महीने कुछ पैसे देंगे। लेकिन ये अन्याय होगा गायत्री के साथ। न्याय और अन्याय कुछ नहीं होता। आप उस होटल को पाने में हमारी मदद करेंगे या नहीं? नहीं तो मुझे पता है कि उस होटल का मालिक कैसे बनना है। इस तरह उसने बहुत जोर से कहा। नाराज मत हो, मैं करूंगा कुछ। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अगले दिन सरपंच गायत्री के पास गया और उससे कहा, देखो गायत्री, आपके पट्टे की अवधि समाप्त हो गई है। आपको ये होटल खाली करके जाना होगा। क्या सरपंच साहब, मैं आपको हर महीने किराया दे रही हूँ ना। देखो गायत्री, सरकार के नियमानुसार एक ही व्यक्ति को बार बार नहीं दिया जा सकता। इसीलिए इस होटल को खाली कर दो। इस बार मैं उस मटन की दुकान वालों को पट्टे पर दे रहा हूँ इसे। माँ, मैं सब कुछ समझ गया। इस सरपंच ने उस कमला से पैसे लिए और उसे ये होटल दे दिया। हम ये होटल खाली नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हारी ये कहने की हिम्मत कैसे हुई कि मैंने रिश्वत ली है? क्या तुम अड़ोगे और ये कहोगे कि तुम उस होटल को खाली नहीं करोगे? इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। उस रात सरपंच कुछ आदमियों को लेकर उस होटल में आग लगा देता है। गायत्री और हरीश ने अपने होटल को जलते देखा और बहुत निराश हुए। तभी गायत्री के बड़े भाई सुरेश वहां आ गए। हम अपनी सारी मेहनत की कमाई से जो होटल चला रहे थे वो नष्ट हो गया भाई। अब क्या करेंगे? चिंता मत करो गायत्री, मैं तुम्हारे लिए एक नया होटल बनाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने उस गांव की सीमा पर कुछ जमीन खरीदी और वहां एक ढाबा बनवाया। ये देखकर गायत्री ने कहा, भाई ये तो बहुत अच्छा है। यहाँ जगह भी काफी बड़ी है। मैं एक चूल्हे पर टिफिन और दूसरे चूल्हे पर चिकन मटन फ्राई और कबाब बना सकती हूँ। अब हम शहर में भी ऐसा ही कर रहे हैं दीदी। ऐसे ढाबे अच्छे चल रहे हैं। वहाँ लोग इसे स्ट्रीट फूड कहते हैं। अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उस दिन से उन्होंने स्ट्रीट फूड का बिजनेस शुरू कर दिया। अलग अलग जगहों से लोग आए और गायत्री के हाथों का बना भोजन करने लगे। इस तरह उनका स्ट्रीट फूड का धंधा काफी मशहूर हो गया। इससे गायत्री अच्छा खासा कमाने लगी। लेकिन ग्राहक नहीं होने के कारण कौशिक की पत्नी कमला अपने होटल में खाली बैठी थी। वो समझ गई थी कि अगर वो किसी दूसरे की कामयाबी से ईर्ष्या करेगी तो उस आग में खुद ही जल जाएगी। हमसापुर नामक गांव में बालू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपना एक बाइक शोरूम शुरू करना चाहता था और लोन के लिए हर बैंक का चक्कर लगाता था। एक दिन उसी गांव में श्रीनिवास नाम का एक रईस आदमी अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से कर रहा था। सारे गांव वाले उस शादी की ही बात कर रहे थे। हमारे श्रीनिवास जी सोने के सिक्कों से भरी एक लॉरी दे रहे हैं दहेज के रूप में। अपनी बेटी की शादी देखो। अरे कोई सपना बता रहे हो क्या? कोई भी देगा 10 तोला या 20 तोला सोना। तुम कह रहे हो वो सोने से भरी लॉरी दे रहा है? ये कैसे संभव है? वो वास्तव में सोने से भरी लॉरी दे रहे हैं। वो इस शादी में आने वाले सभी मेहमानों को 1 तोले का सोने का सिक्का भी दे रहे हैं। चलो भाई, मुझे अभी उस शादी में जाना है सोने का सिक्का लेने के लिए। देर से गया तो कहीं सोने के सिक्के खत्म ना हो जाएं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। पेड़ के पीछे खड़े बालू ने उनकी चर्चा सुनी और सोचा, क्या दहेज के रूप में सोने से भरी लॉरी? वो इस शादी में आने वालों को भी सोने के सिक्के बांट रहे हैं। मुझे वहां जाकर पूरी बात जाननी है। ऐसा सोचकर वो इस शादी में गया और उसे भी एक सोने का सिक्का मिला।
वो तुरंत एक गहनों की दुकान पर गया और वो सोने का सिक्का जौहरी को दिखाया। भाई, इस सोने के सिक्के को देखो जरा और बताओ ये असली है या नहीं। जौहरी ने जांचा और कहा, खालिस सोना है। कहां से मिल गया तुम्हें? मुझे लगता है आपको कुछ पता नहीं। श्रीनिवास जी ने अपनी बेटी की शादी में सोने के सिक्के बांटे। मैं भी गया था। मैं इस गांव में सबकी शादी के लिए सोने के गहने बनवाता हूँ। श्रीनिवास जी मेरे पास तो आए नहीं। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। अभी उस शादी में जाकर जरा सोने का सिक्का ले लूं। इतना कहकर वो जौहरी भी वहां से चला गया। जौहरी ने जो कहा उसे सुनकर लगता है इसके पीछे जरूर कोई राज है। मेरे घर के सामने एक भूमिगत सुरंग है जो श्रीनिवास जी के घर की ओर जाती है। मैं उस सुरंग से अंदर जाकर इसका भंडा फोड़ करके रहूंगा। इस तरह बालू सुरंग से होते हुए श्रीनिवास के घर की सुरंग में अंदर उतर गया। उसने चारों ओर देखा। एक बड़े सोने के पेड़ को सामने देखकर वो चौंक गया। इतना बड़ा सोने का पेड़! मेरी तो आंखों को यकीन ही नहीं हो रहा। अगर ये सच में सोने का पेड़ है तो इसे बेचकर मैं करोड़पति बन सकता हूँ। लेकिन उसी समय श्रीनिवास उस सुरंग में आया। ये देखकर बालू एक बड़ी चट्टान के पीछे दुबक गया। श्रीनिवास ने उस पेड़ को प्रणाम किया। हे स्वर्ण वृक्ष, मेरे घर के दिव्य वृक्ष जो हर कामना की पूर्ति करते हो, मैंने अपनी बेटी की शादी शानदार ढंग से की। तुम्हारे द्वारा दिए गए सोने के सिक्कों से आने वाले मेहमानों का स्वागत किया। अभी कुछ और लोग बचे हैं। कुछ और सिक्के दे दो तो मैं उन्हें भी दूं। उसी पल उस स्वर्ण वृक्ष ने एक संदूक भर सोने के सिक्के प्रकट किए। श्रीनिवास उन्हें लेकर चला गया। ये देख बालू चौंक गया। फिर वो भी उस सुनहरे पेड़ के सामने खड़ा हो गया। हे स्वर्ण वृक्ष, हर मनोकामना पूर्ण करने वाले दिव्य वृक्ष, मैं एक व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन के लिए बैंकों के चक्कर लगा लगा कर थक गया हूँ। दे दो मुझे भी सोने के सिक्के। और उस वृक्ष ने बालू को भी सोने के सिक्के दे दिए। बालू उन सोने के सिक्कों को लेकर सुरंग से बाहर आ गया। उसने उन सोने के सिक्कों को शहर में बेचा और एक बड़ा घर और एक कार खरीदी। तब बालू ने अपनी चाहत के मुताबिक एक बाइक शोरूम शुरू किया और अपना सपना सच कर लिया।